अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। और नाज़रीन, आज शो का आगाज़ कर रहे हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब की गुफ्तगू से। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कहाँ गायब है, आजकल नज़र नहीं आ रहे। वालेकुम अस्सलाम फरीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जनाब मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। बड़ी मेहरबानी आपकी। मैंने कहाँ गायब होना है, जहाँ बाकी सारे गायब हैं मैं भी वहीं गायब हूँ। मैं अल्लाह के फजल से उधर ही बैठा होता हूँ। मैं कभी इस तरह ये छुपन छुपाई वाला खेल मैं नहीं खेलता। अच्छा। बाकी मैं यहाँ आपके साथ साथ नैब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर 190 मिलियन पाउंड का केस डाला है। मुझे भी इमरान खान के साथ इस केस का फरीक बनाया है। महल्ले में थोड़ी इज्जत बढ़ गई है, क्योंकि महल्लेदार अक्सर मुझे छेड़ते थे कि ये शेखां दा मुंडा है, इसके ऊपर या निहारी की प्लेट का केस होता है या प्रोग्रामों में इसकी मुर्ग चने की प्लेट डिस्कस होती है या हस्बे हाल वाले इसे खाता पीता ही दिखाते हैं बस। तो ये एक बड़ी मेहरबानी नैब वालों की, इन्होंने मुझ पे 190 मिलियन पाउंड का केस डाला है। इस पे कम से कम 2 पाउंड का केक काटना बनता है। सिर्फ 2 पाउंड का शेख साहब केक? सिर्फ मुझे खिलाना, दोस्तों को नहीं? सॉरी, मैं भूल गया था कि गोगा जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। फरीद साहब, आप केक 20 पाउंड का कर लेंगे। कब काट रहे हैं शेख साहब ये केक? ये तो आपको काटना चाहिए, आपके प्रोग्राम का मैं हिस्सा हूँ और आपको भी ये फख्र होना चाहिए कि चलें आपके एक कारकुन का नाम जो है वो मिलियंस में आना शुरू हुआ है। आप ऑनलाइन हमारे साथ हैं, आप वैसे हमारे पास सेट पर आएंगे तो आपके साथ मिलके केक काटेंगे फिर? जी इंशाल्लाह ज़रूर हाजिर होके वहाँ केक काटूंगा। और मैं यहाँ पे किंग चार्ल्स को भी मुबारकबाद दूंगा कि उसके पाउंड की वैल्यू बढ़ी है। एक बड़ा मुल्ज़म और शामिल हो गया है उसके पाउंडों के केस में। बल्कि फरीद साहब, मैं नैब के लिए कहूँगा, अच्छा, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों। वाह शेख साहब। और शेख साहब गाना बदल लें, नैब की मंजिल तो जेल होती है। जिन्ने मर्जी गाने गा लो शेख साहब, नैब इस वेले बहुत बदीद हुई। शेख साहब, ये तंज तो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन अगर आपका नाम आया है कुछ तो सच्चाई होगी। देखें, इस केस में मेरे जो ऊपर मुद्दा डाला जा रहा है जी, उसमें सच्चाई उस खातून वाली है जिसे अदालत में पेश किया गया और कहा गया जी कि ये ऐनी शाहिद है। अच्छा। तो जज ने कहा कि क्या ये सारा वाकया आपकी आंखों के सामने हुआ है? उसने कहा जी बिल्कुल नहीं। तो उसने कहा कि फिर आप कैसे ऐनी शाहिद हैं? तो उस खातून ने कहा जी मेरा नाम ऐनी है और मेरे खामद का नाम शाहिद है। बस मेरा भी फरीद साहब इस केस से इतना सही रिश्ता है। ये नैब वालों का दिमाग चल गया है। ये कीचड़ में चांद का अक्स देख के शोर मचा रहे हैं कि चंद चिकड़ च डिग पे। शेख साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे। मैं एक बार चिकड़ च डिगा तो मेरे दोस्ता रौला पाता और चंद चिकड़ च डिग पिया, चंद चिकड़ च डिग पिया। इसका मतलब ये हुआ शेख साहब कि आपको किसी किस्म की कोई भी घबराहट नहीं है? वो नहीं फरीद साहब, मुझे क्या घबराहट होनी है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जेल मेरा ससुराल है, मुझे जेल जाते हुए कोई घबराहट नहीं होती। और पुत्र पानी पिया दिया करो, की कर दियो। आपको मैंने पहले भी कहा है, मुझे डॉक्टर ने कहा हुआ है पानी पीते रहा। जी जी, घबराहट कोई नहीं है मुझे, अल्लाह के फजल से। छेती ले आप पुत्र पानी। शेख साहब, बंदा घबराहट में ही पानी मांगता है। नहीं बेटा, बुरकी भी फंसी होवे तो मांग लेंदा है। इसका मतलब ये हुआ शेख साहब कि ये 190 मिलियन पाउंड का निवाला आपके गले में भी फंस गया। ये क्या कह रहे हैं आप, जरा दोबारा कहें। जी जी शेख साहब, अब आपको मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि निवाला ही इतना बड़ा है।
देखें फरीद साहब, ये लोग भी जानते हैं, नैब भी जानता है, और ये जो मौजूदा हुकूमत है ये भी जानती है कि शेख रशीद इन जेलों शेलों से नहीं डरता। हाँ जी। ये जेल मेरा ससुराल है, उसकी सलाखें मेरी सालियां हैं, हवालात मेरा चाचा सौरा है। कोई परवाह नहीं है मुझे, ये इन चीज़ों से मैं बचपन से ही वाकिफ हूँ, और मेरे ये सारे अपने दोस्त हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। देखें ये सब जानते हैं कि ये सियासी पकड़ दकड़ जो है ये हर दौर में होती है, और शेख रशीद हर दौर में उसका निशाना बना है, इसलिए मुझे कोई घबराहट नहीं है। मैं तैयार हूँ, जब कहेंगे मैं आ जाऊँगा। अपना पानी कितने रखिए अरे पुत्र, बस मैं जो कह रहे हैं तीनों, जब भी बुलावा आएगा मेरा टैची तैयार है फरीद साहब, मैं फौरन पहुंचूंगा। हाँ जरा जब ससुराल से लड़ाई हुई हो तो उस वक्त ससुराल जाते हुए थोड़ी घबराहट तो होती है। वैसे अल्लाह के फजल से जेल जो है वो मेरी अपनी है, मैं तो कुछ देर जेल ना जाऊं तो जेल के मच्छर गाना शुरू कर देते हैं, आ जा तेनू अखियां उड़ी। वैसे शेख साहब, आपकी जो 4 मरले की लाल हवेली है उसका केस भी लग गया है। जी सिर्फ लगा नहीं है बल्कि हंगामी तौर पे लगा है, मगर मैं अपने चाहने वालों को ये बताता चलूं कि जब तक मैं गिरफ्तार नहीं होता, जेल नहीं जाता, मैं इंशाल्लाह ट्विटर पे 2 टाइम आता रहूंगा, मिलता रहूंगा आपके साथ, और आपको हकीकत का सिरप पिलाता रहूंगा। शेख साहब 2 टाइम क्यों, 4-5 टाइम क्यों नहीं? मैं तो ट्विटर का क्रेजी हूँ। देखें होने को तो 4-5 टाइम भी मैं ट्विटर पे हो सकता हूँ, मगर मेरा ख्याल है कि मेरा जो बयान होता है वो एंटीबायोटिक होता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सुबह शाम ही ठीक रहता है, ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से भी काम खराब हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ शेख साहब कि आप खुद मान रहे हैं कि ऑपोजिशन को एंटीबायोटिक की जरूरत है। देखें फरीद साहब, हालात इन्फेक्शन ज़्यादा हो चुके हैं, एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। शेख साहब, हुकूमत को या अपोजिशन को? ये गल गोल ही रहन दियो, हुकूमत ऐसे ले तपी है। शेख साहब, आपने एक बार फिर पेशगोई कर दी है कि 15 जून से पहले फैसले आएंगे, अदलिया जीतेगी, आईन जीतेगा, कानून जीतेगा। हाँ जी। जी मेरे दिमाग में इस वक्त जो तारीख आई थी वो 15 थी, वो मैंने कह दिया। वैसे 15 के बाद भी पेशगोई तो करता रहूंगा। अच्छा। वैसे मैं ये आपको बता दूं कि बेशक दिन ज्यादा हो जाएं जी, इस सारे मामले में अवाम जीतेगी बस। वाह। लेकिन इसमें यह समझ नहीं आ रही कि जिनके साथ मुज़ाकरात करने हैं उनको तो ये गिरफ्तार करते जा रहे हैं, तो फिर मैच ड्रा कैसे होगा? क्योंकि इस वक्त हार जीत की बजाय मैच का ड्रा होना बड़ा जरूरी है। तो बस ये दुआ ही की जा सकती है कि किसी तरीके से बारिश हो जाए, या एक टीम की तरफ से स्कोर इतनी बन जाए कि ड्रा की तरफ निकल जाए मैच, या कोई विकेटें उखाड़ के दौड़ जाए। वैसे शेख साहब, विकेटें तो उखड़ना शुरू हो गई हैं। जी बस जो हालात हैं, मोहल्ले में जिस तरह के नारे लगने शुरू हो गए हैं, मैं तो यकीन माने डिप्रेशन में होता जा रहा हूं, बल्कि मैं तो इससे बेहतर समझता हूं जेल में चला जाऊं। शेख साहब, अल्लाह ना करे आपको क्यों डिप्रेशन? देखें प्यार और डिप्रेशन किसी वक्त भी हो सकता है। अच्छा। इसलिए सियाने कहते हैं कि मोहब्बत, जंग और डिप्रेशन में हर चीज जायज है। ये क्या बात हुई शेख साहब? यानी मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है तो सुना था हमने, ये डिप्रेशन में सब कुछ कैसे जायज हो गया? ये फरीद जो तेन होएगा तो फिर पता लगेगा। शेख साहब, मैं तो कोई डिप्रेशन नहीं लेता। कोई लैंदा कोई भी नहीं, कोई ना कोई दे जाता है। जब मिनट के बाद खबर चल रही हो ना कि ओ भी फड़िया गया है, ओ भी फड़िया गया है, ओ भी फड़िया गया है, मैं भी फड़िया गया है, किधरे मैं भी तो नहीं फड़िया गया। इसे ही डिप्रेशन कहते हैं। और डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन की कोई 4 टांगे और 2 कान और 1 सिरी नहीं होती। डिप्रेशन इसी का नाम है यार। शेख साहब, अभी तो आप कह रहे थे कि जेल मेरा ससुराल है, तो फिर डिप्रेशन की चीज का? आहो तो डिप्रेशन ससुराल जाके ही होता है। अपने घर में कभी हुआ है डिप्रेशन?
अच्छा शेख साहब, जरा संजीदा गुफ्तगू की तरफ भी आए। ये जो 9 मई को वाकयात हुए उसकी आप मजम्मत करते हैं? करता हूँ यार, करता हूँ। इसमें कोई है शक शुबा? करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। इमरान खान कर रहा है तो मुझे क्या तकलीफ है? देखें, ऑन द सीरियस नोट, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो वाकयात हुए हैं ये दिलों को रंजीदा कर गए हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान भी हमारा है, फौज भी मेरी अपनी है, अवाम भी मेरी अपनी है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वाकयात की मजम्मत करनी चाहिए और मैं करता हूँ। ये वाकयात नहीं होने चाहिए थे। देखें, वैसे भी सबसे यहाँ हमारे लिए पाकिस्तान है जी, पाकिस्तान की फौज है। जिसके साथ सारी जिंदगी गुजरी हो उसे बुरा नहीं कहना चाहिए। शेख साहब, पाकिस्तान या फौज? तो यार कोई गल गोल भी रहने दे। देखें, पाकिस्तान है तो फौज है, फौज है तो पाकिस्तान है। ये दोनों हैं तो हम हैं। बिल्कुल, हम हैं तो सिरी पावे और नान हैं। शेख साहब, आपका मुझे ये नारा बड़ा पसंद आया। शुरू वाला या नान वाला? इन्ना गल्ला तो मैं शेख साहब दा फैन हाँ। जिए भुट्टो। ये वो बंदा ना जिन्होंने नकाह खान ने पूछे कबूल है तो वो कहता जी ये भुट्टो। कुछ खुदा का खौफ खाओ यार गौरी, जिए पाकिस्तान का नारा लगाओ खुदा के लिए। ये मुल्क जो है ये मुआशी, सियासी, इक्तसादी तौर पे तबाह हो चुका है। IMF से छुट्टी और दोस्तों से कुट्टी हो चुकी है। अब तो वजीर आजम को कोई दूसरा मुंह नहीं लगा रहा। शेख साहब, क्या बात करते हैं आप? अभी वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ईरान के सदर से बॉर्डर पर मिले हैं और आप बात कर रहे हैं कोई मुंह नहीं लगाता है। इसीलिए बॉर्डर पे मिले हैं ना। उन्होंने कह दिया था साडे मुल्क के जहाज ना लाई, असी तेन दस दईए। आपने देखा होगा पैदल ही मिलने के लिए जा रहे थे, जिस तरह बंदा गांव में मामे सौरे को नहीं मिलने जाता। वो असी तो सुन ही नहीं सकते। बॉर्डर ते मिले ने, उन्होंने अंदर बढ़ने नहीं देता। कैसी बातें कर रहे हो यार, ऐसा मामला नहीं है। वजीर आजम वहां जो गए थे, पाक ईरान सरहद के ऊपर सरहदी मार्केट का इफ्तिताह करना था। इस तरह की मार्केट्स वहां बननी है। तवानाई के मंसूबों के ऊपर मफामती याददाश्तों पर दस्तखत हुई है। क्या बात कर रहे हो कि अंदर नहीं जाने दिया? इफ्तिताह करना था बॉर्डर के ऊपर प्रोजेक्ट्स का। फरीद साहब शो मेरे नाल करन डे हो, तारीफां शहबाज शरीफ दियां करन डे। बंद कर यार टीवी। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ओ जी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स विच भी हिस्सा नहीं ले सके, उथों ही फारग। फिर की जी, पहलवान ने अपनी ड्राई क्लीन वाली दुकान खोल ली। सारा गुस्सा कपड़ियां ते ही कढ छड्डदा सी। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਭਰਨਾ ਨਾ, ਉਤੋਂ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਐਵੇਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जी हाँ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਮਾਪੇ। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात और नाजरीन। खेलों के शोबे में तेजी से सरायत करती हुई सियासत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को और इस शोबे को कितनी तेजी के साथ मुतासिर कर रही है, आइए आपको दिखाते हैं। ओ नहीं 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 जनाब, कोई सियासत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं, हक्की सच्ची बात है। हमारे गुजराले का पहलवान जो है जानी पहलवान, उसने गिराया इनके बावलपुर के पहलवान को। ना 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 तुसा कूड़ मरे दे पे। ओ एक मिनट गाल पूरी हो लेंदे पहलवान। ना 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 ओ यार जो कहोगे सिर मत्थे पे हम सुनेंगे। आसम मोची पहलवान जो है ना जी बावलपुर का, जी हाँ, उसको गिरा के वो रुस्तमे पाकिस्तान बनाया हमारा जानी। और सोना साडा आसिफ मोची जीते, तोड़ा जेड़ा पहलवान है उन्हें उंदी कंध उते दंदी वड्डी है, चक वड्डी। नहीं यार एवं दंदी दुंदी क्या बात कर रहे हो, पहलवानी हो रही है और बीच में आप दंदियां ले आए हो। वो जी कान पे काटे या मोटे पे काटे, फॉल होता है। या वो देखो पहलवान, बात ये है बाबूजी, खलीफा जी बैठे हुए हैं, इनसे पूछ ले। दो जो मुनसब कुश्ती थे दोनों ने कह दिया है कि भाई जानी ने ढा लिया है। अब जब जानी ने ढा लिया, खलीफे कह रहे हैं
वो बाद में हमें रट्टा डाल दिया जी कि मेरे कान में दंदी वड्डी है, मेरी किसी ने सुनी नहीं है। बावलपुर अपने शहर पहुंच के रौला पा के 7 शहर के बंदे खड़े करके जुलूस निकालना शुरू कर दिए। सही गुजरा हाले उदी कहीं ने सुनी नहीं तो वाल क्या करे, भावलपुर रौला ना घटते तो बिया क्या करे। अब देखें ये ऐसे फजूल सियासी चक्कर इसे बना रहे हैं। बावलपुर भी साडा अपना शहर है, उधर के लोग अपने जिंद जान हैं, उधर के पहलवान मुंह मत्था है, सिर मत्था है। बात ये नहीं है, बात जो है वो असल करनी चाहिए। दोनों खलीफों ने कह दिया कि जानी जीत गया है। अच्छा। अब जाके आप उस दंदी काटी है यार, क्या कर रहे हो यार? तुसा दोबारा दंगल कराओ यार, मैं 20 लाख रुपया बिया देना, मैं आप जैसा अपने पन्नू 20 लाख देता, दोबारा दंगल कराओ। अब ये सिर्फ इस तरह की बातें करके इसको सियासी रंग दे रहे हैं। बाबूजी आप सारी सियासतें समझते हैं यार। वैसे एक बड़ी आम बात है इस चीज के अंदर है, एक पहलवान वो जीत गया, दूसरे को शिकस्त हो गई है। हाँ जी। इस खेल के अंदर तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो बहुत उसकी मिसाल दी जाती थी। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मतलब क्या है? मतलब यह है कि एक जीत गया, दूसरा हार गया। हारने वाले ने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया बगैर किसी हेलो हुज्जत के। लेकिन यार आप लोगों ने तो इस खेल के अंदर भी सियासत को लेकर आ गए। आप ये क्या बात कर रहे हैं? कैसा चैलेंज दे रहे हैं कि भावलपुर आए, वहां गिरा के दिखाए, शिकस्त दे के दिखाए, हम 20 लाख रुपए उसे देंगे। खलीफा जी आप तो बाहर बैठे तो जो मुंसफ कुश्ती ऊपर खड़े हैं, वो 2 मुंसफों ने कहा कि जानी जीता है, तो बस जानी जीता है। तो बाबूजी आसिफ की आवाज दब गई ना, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਆਸਿਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ। ਐ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਫੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ। ਜਾਨੀ ਭਲਵਾਨ वाकई तैयारी दे। यार ऐसा तो इंतखाबात में पाकिस्तान की सियासत के अंदर होता है कि इलेक्शन होते हैं, जो जीत जाता है वो कहता है हम जीत गए, जो हारने वाला होता है वो कहता है फाउल हुआ, बेईमानी हुई, इसके अंदर धांधली हुई। ये चीज नहीं होनी चाहिए। वो मेरा मतलब है कि दिल गुर्दे नाल हार कबूल करो। अगली दफा फिर कोई दंगल होगा फिर वेख लेंगे। थोड़ा आराम से जज्बाती ना हो बिल्कुल भी। आज वो जीत गए हैं, कोई बात नहीं, कल आप जीत जाएंगे, वो तस्लीम कर लेंगे। अपनी शिकस्त को बड़े और खुले दिल के साथ तस्लीम करना ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। वो देखो ना जरा करनी भलवानी ते दिल चिड़ी दा। हाय हाय ओ बब्बर शेर बनो, बब्बर शेर वाला बड़ा दिल करो। अगली बार यार तुसी ले जाना कुछ, ऐसी को उते ते नहीं ना बह जाना। ज्यादती तो ज्यादती है, भाਵੇਂ छोटा दिल होवे भाਵੇਂ ਵੱਡਾ दिल होवे, ये जानबूझ के तुसा हरवाए। ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਸਿਫ ਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ। ਮੈਂ ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਨਾ ਇਹ ਉਂਜੀ ਮਰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਆਪੇ ਕੰਨ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ ਆ। ਇਹ फौरन मुकाबला हो जाना चाहिए, फिर होना चाहिए। ये गल हुई। और जब दोनों मुंसफों ने इनकी जीत का ऐलान कर दिया तो आप भी हार तस्लीम करें ना। स्पोर्ट्स के अंदर तंग नजरी इस कदर पैदा हो गई है कि एक और वाकया मेरे सामने आया, वो भी मैं बताता हूँ जी। हमारे एक वेट लिफ्टर है नो दस्तगीर भट्ट साहब। आज ही अपने गुजरात लिखा है। जी हाँ। वो सबसे पहला जो कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल था गुज़िश्ता साल, वो जीत कर लाए, गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया। ओ सरकार, एक ही गोल्ड मेडल आया था जी हाँ कॉमनवेल्थ गेम में। जी हाँ। और नू पहलवान बब्बर शेर लेके आया। बड़ा मेहनती हमारा स्पोर्ट्समैन, बहुत मेहनती वेट लिफ्टर। देखिया जी देखिया मुकाबला, उस मुकाबले च नू भट्ट ने किसी ने नाल लगन नहीं दिता। जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं इसी वाकये की तरफ आ रहा हूं जरा। उन्होंने ये गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ में हासिल किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और सरकार 17 साल की उम्र में जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हुआ है नू दस्तगीर। जी 20 साल की उम्र तक बच्चे जा सकते हैं, उसने 17 साल की उम्र में जाके चैंपियनशिप पकड़ी है और घर आ गया। अच्छा, जब ये कॉमनवेल्थ से गोल्ड मेडल जीत कर आया तो वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने इसे 5 मिलियन का इनाम दिया है इसको। उस वक्त के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने 2 मिलियन का इसे इनाम दिया और उसके साथ साथ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इसको मिला। हाँ जी, बड़े रौले बड़े शोरों हो गए।
हर पासे फालो हो गई सी। यार और बहुत सारे मेडल उसने लिए, मुख्तलिफ ममालिक में मुकाबलों में हिस्सा लेता रहा है। हाँ जी। अब हुआ उसके साथ क्या है, जब कॉमनवेल्थ से वो गोल्ड मेडल वापस लेकर पाकिस्तान आया, हर किसी ने उसका इस्तकबाल किया, दावतें की, मुख्तलिफ कंपनीज ने उसको बुलाया, एसोसिएशंस ने उसको बुलाया। अब पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, ये दो इदारे हैं खेलों के हवाले से, एसोसिएशंस हैं, बॉडीज हैं, इनमें आपस में चपकलिश है, आपस में सियासत है, बड़ी सियासत भरी पई जे तंग नजरिया, हर बंदा दूजे ना लड़े है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ इनमें बल्कि पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एक है, उसमें भी दो धड़े हैं, वो भी लड़े हैं। हाँ जी। और ये इसका नुकसान किसको हो रहा है? अब उसमें हुआ ये कि नो दस्तगीर बट इनमें से एक धड़े की इनविटेशन के ऊपर चला गया, वहां उनकी दावत कबूल कर ली। हुआ ये कि दूसरे धड़े को ये बात नागवार गुजरी और वो धड़ा ताकत में भी है। उसको ये बात इतनी बुरी लगी कि अब हाल ही में होने वाले जो नेशनल गेम्स हैं उसमें नो दस्तगीर बट का नाम है ही नहीं, उसका नाम हटा दिया गया। देखो ना, उन्हें जान ही नहीं दे रहे। नेशनल गेम्स हो रही हैं, वो यार की कर रहे हो, कॉमनवेल्थ गेम का चैंपियन आप उसको नेशनल गेम में नहीं जाने दे रहे। बड़ी पुट्ठी दौर ही पुट्ठा आ गई है, स्कीमां ही पुट्ठियां जरूर। पहलवान साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि अगर नो दस्तगीर बट नेशनल गेम्स में हिस्सा नहीं ले सकेगा तो फिर वो एशियन गेम्स और इसके अलावा जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं वो उसमें हिस्सा नहीं ले सकेगा। ये कितना बड़ा अलमिया है, कितने दुख की बात है। ऐसा बड़ा साडा ऐसा बब्बर शेर, उसको देखें कहां पे इन्होंने लाकर स्टॉप कर दी। बड़ियां लड़ाइयां जे बाबू जी, बड़ियां लड़ाइयां जे। ये सियासतें जो है ना, इन्होंने सिर्फ सियासी पार्टियों का ही नहीं बेड़ा कर किया हुआ, पाकिस्तान की गेमों का भी सत्यानाश कर दिया। ऐसा ऐसा सोना हीरा इनकी सियासतों की नजर हो गया हुआ है बाबूजी जी। क्या आपको बताएं, वालदैन बेचारे अपना पेट काट के बच्चा तैयार करते हैं, बब्बर शेर बनाते हैं अपने शौक से, पाकिस्तान का नाम रोशन करने का। और ये अपनी सियासतों में आके बेड़ा गर्क करते हैं। ये नू दस्तगीर के वालिद भी जनाब बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन हुए हैं, उन्होंने अपने शौक में बच्चे को तैयार किया है। और देखे कैसा तैयार किया है, पूरी दुनिया में फाड़ लो करा दिया उसने। ये अपने पहलवान और खलीफा जी बेहतरीन पहलवान बब्बर शेर, ऐसे बादाम ऐसे रगड़ के खाना ले, तड़ा ताड़ उठक बैठक डांड पेल रहे ने, मगर सियासत की नजर हो गए हैं। तेरा सुनाओ अपना वाकया। ओ बस जी वाकया की सुनाइए, तैयारी ते बड़ी कीती सी। मैं कहना जी पहलवान दा एडा ते पट सी, रब जानदा पट ते बिस्तरा करके उत्ते बंदा सौ जांदा सी। बस मेरा एक साला स्पोर्ट दा अफसर सी, मेरी बीवी लड़के अपने पेके गई, उन्हें जाके अपने भरा नूं कोई दुख सुख सुनाए ने, ओदे भरा ने मैनू मेरे पेके भेज दिता। क्या मतलब? ਉਹ ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਾਰਗ। फिर की जी, पहलवान ने अपनी ड्राई क्लीन वाली दुकान खोल ली, सारा गुस्सा कपड़ियां ते ही कढ छड्डदा सी। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਭਰਨਾ ਨਾ, ਉਤੋਂ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਐਵੇਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਮਾਪੇ, जी मापे अपना पेट काट के बच्चे के ऊपर पैसा लगा के उसे तैयार करते हैं, उसे सारी दुनिया जानती है, वो अपने मुल्क का नाम रोशन करता है, पूरी दुनिया में उसकी जब बल्ले बल्ले हो जाती है। हमारे इधर बोर्डों के स्पोर्ट्सों के दो वो अफसर जिनको महल्ले में कोई नहीं जानता, आपस में लड़ के बच्चे का बेड़ा करके उसका फ्यूचर खराब कर देते। बिल्कुल ऐसे ही है। नाजरीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लो जी, लाहौर वाली टीम उस थाने में पहुंच गई।
अच्छा ठीक। उधर जाके पता लगा कि भाई जी सोना तो सज्जे खब्बे हो गया हुआ है। ओए ओए जब ऊपर आईजी तक बात पहुंची है, उन्होंने खींचा है तो उन्होंने कहा पकड़ो इसे, गिरफ्तार करो एसएचओ को और मेरे सामने पेश करो। लो जी, अब पुलिस आगे आगे है और पुलिस ही पीछे पीछे है। वेलकम बैक नाजरीन। जी गौरी साहब, क्या पूछ रहे थे आप? जी फरीद साहब, मैंने क्या पूछना, सारी दुनिया देख रही, टीवी पे देखे ना मुल्की हालात देख देख कर तो टेंशन होती है कि पता नहीं क्या बनेगा, किस तरफ जा रहे हैं हम। सर इस टेंशन की वजह से मैंने टीवी बेच दिया। सर जी ये झूठ बोल रहा है, इसने मोटरसाइकिल लेना था इसलिए बेचा है। तुम्हें कैसे पता कि मोटरसाइकिल लेना था इसलिए टीवी बेच दिया? सर जी मैं इसके साथ ही जाता हूँ। उसे अब टीवी की जरूरत नहीं है, वो सारी खबरें मोबाइल पर देख लेता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? अरे वालेकुम अस्सलाम। आपके पास मोबाइल का चार्जर होगा? है, बिल्कुल है। और यार मैंने मोबाइल से खबरें देखनी होती हैं, उसकी चार्जिंग ही खत्म हुई है, मेरा तो टीवी बंद हुआ हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आज हमें कोई मुखबरी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, मुखबरियां तो बहुत हैं, मैं अगली इकट्ठी करने के लिए देखता रहता हूं। अच्छा। आज आपको एक सरकारी मुखबरी बता देते हैं, वो भी पुलिस की। अच्छा। पुलिस के हवाले से ये तो आपने सुना ही होगा कि पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, करें दिल से उनकी मदद आप भी। इस स्लोगन को मद्देनजर रखते हुए एक एसएचओ ने एक बंदे की ऐसी मदद की है अच्छा कि अब एसएचओ आगे आगे है और पुलिस पीछे पीछे है। बंदा आम आदमी है। आम आदमी एक ऐसी मदद, अभी आपको सुनाता हूं। किस्सा कुछ यूं है जी। एक चोर ने लाहौर के एक घर से 1.5 करोड़ के जेवरात चोरी कर ली। जब जेवरात चोरी की है उसने तो वो दौड़ गया पाकपतन, जो कि वहीं का रहने वाला था। अच्छा उधर के एक सुनियारे के पास गया है सोना पिघला के। अच्छा हाँ, जेवरात लेके जाए ना तो उनको शक हो जाता है कि ये चोर है। इस तरह फिर वो पुलिस के साथ मेल मिला के अदा लो जी, उसने पिघले हुए सोने पे भी शक कर लिया कि ये चोरी करके लाया है, चूंकि 1.5 करोड़ रुपए का सोना पक्का सुना रहा था। हाँ जी, उसने एसएचओ को फोन किया, एसएचओ वहां पहुंचा, उसने पकड़ लिया उसे। अच्छा थोड़ा सा डराया धमकाया तो बंदा मान गया कि मैं लाहौर से फलां घर से चोरी करके लाया हूँ। अच्छा। एसएचओ ने उसे कहा कि नहीं, तुम उस घर से नहीं चोरी करके लाए। उसने कहा नहीं जी, मेरे से कसम चुकवा ले, मैंने उधर से ही चोरी किया है। अच्छा वो कहता है नहीं पुत्र, उधर से नहीं चोरी किया, जहां से तुमने चोरी किया मैं तुम्हें बताता हूँ। एसएचओ ने एक अपना बंदा अरेंज किया। अच्छा माड़ा सा बेचारा लेबर टैप, उसकी तरफ से दरखास्त थाने में दिलवाई और चोर को ये मनाया कि तुमने इस बंदे का सोना चोरी किया। रुख तब्दील कर दिया। हाँ जी, लो जी, सोने की बरामदगी डाल के तो उसने जो जिसकी तरफ से दरखास्त दिलवाई हुई थी उसे कहा एलो जी सोना। अच्छा, ते अपने दराज च रख लिया। बरामदगी हो गई। बरामदगी हो गई। इधर लाहौर में क्या हुआ है, जिनका सोना चोरी हुआ था ना, उनकी सीसीटीवी में बंदे की फोटो आ गई हुई थी। पुलिस वालों ने जब सीसीटीवी देखा है तो उन्होंने कहा कि यह बंदा तो पक्का चोर है, इसे तो हम जानते हैं। अच्छा लो जी, पुलिस वाले जब उसके घर पहुंचे हैं तो उन्होंने बताया जी वो तो पहले ही पकड़ा गया हुआ है। अच्छा उन्होंने कहा जी कहाँ? कहते हैं जी फलां थाने में है वो। अच्छा लो जी, लाहौर वाली टीम उस थाने में पहुंच गई। अच्छा उधर जाके पता लगा कि भाई जी सोना तो सज्जे खब्बे हो गया हुआ है। ओए ओए जब ऊपर आईजी तक बात पहुंची है, उन्होंने खींचा है तो उन्होंने कहा पकड़ो इसे, गिरफ्तार करो एसएचओ को और मेरे सामने पेश करो। लो जी, अब पुलिस आगे आगे है और पुलिस ही पीछे पीछे है। और पता नहीं चल रहा कि तुम्हारी चो फड़न किन्नू डे। एसएचओ साहब गायब हो गए हुए हैं सोने समेत, और बेचारे ने सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए की लालच में
अपनी जिंदगी का 1.5 मिनट नहीं सुकून का बाकी छोड़। ये होती है लालच। अब पुलिस के हवाले से ही एक और बात आपको बताता चलूं कि जो आजकल पुलिसें बड़ी फैली हुई हैं। हाँ जी, आज हर तरफ तो पुलिस नजर आ रही है, तो फिर क्या करे मुखबर बेचारा। लो जी, ये जो पुलिस है ये इसलिए भी वावा लाडली हुई है कि जो आईजी पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जी वो अपने सबॉर्डिनेट और अपने मातहत और अपने सारे जितने महकमे के बंदे हैं उनसे बहुत प्यार शो कर रहे हैं। अच्छा, शो कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने ये बाकायदा कह दिया है कि हर बंदे की तरक्की जो ड्यू है वो फौरी तौर पे होगी। अच्छा, आप पढ़े लिखे आदमी हैं जी जी, और आप ही पढ़े लिखे आदमी हैं। वो ठीक है, लेकिन वो दानिश्वर भी। हाँ जी, दानिश्वर है, नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। ये जो रिपोर्टें होती हैं सालाना जो अफसरों ने लिख के देनी होती हैं और जिसके बलबूते पे इनकी तरक्कियां होनी होती हैं, ACRs, वो अफसर अक्सर रोक के बैठे होते हैं, नहीं दे रहे होते। लापरवाही बड़े लोग, छोटे सारे खज्जल हो रहे होते हैं। आईजी साहब ने ऑर्डर कर दिया पूरे महकमे को कि फौरी तौर पे अपने हर बंदे की ACR लिख के तो दें उसको। अच्छा, तरक्कियां तो हो रही हैं मगर साथ साथ पुलिस बिगड़ भी काफी गई। यार चाचा, CID मेरी तरक्की नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? रोजाना सुबह नहा के मुंह पे करीम मल्ला करो। अब हो गई तरक्की। लो जी, एक और मुखबरी। एक मिनट जरा, सजे खब्बे देखना पड़ता है पुत्र, सेंसिटिव बातें होती हैं। ये जो है ना मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड, एवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड जो है, जी हाँ, आपको पता है कि ये बड़ा तगड़ा बोर्ड होता है चूंकि इनके अंडर अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां हैं। जी जी। अब बड़े बड़े जो लोग होते हैं जिनको उर्फे आम में अरबपति कहते हैं, जी जी, वो भी इनके साथ जरा राहो रस्म रखते हैं और उनका ख्याल भी रखते हैं। और अक्सर तगड़े तगड़े लोग जो पावरफुल भी होते हैं, जी जी, वो इस बोर्ड के हेड को ऐसे बंदे को ही लगाते हैं जो उनका बिल्कुल सजी जेब में हो। अच्छा, इस मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन हबीबुर रहमान गिलानी साहब थे। जी जी, ब्यूरोक्रेट रिटायर हो, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए थे चेयरमैन। सिंध के एक सबसे तगड़े भाई ने उनको अतार के कहा कि चाचा जी तुसी जरा घर चलो, अच्छा, ताड़े नाल गल करनी है। तो उधर चेयरमैनशिप के ऊपर उन्होंने अपना खास बंदा लगा लिया। जब चाचा जी घर पहुंचे तो उनको याद आया कि उन्होंने कहा था कि तुहाडे नाल गल करनी है। उन्होंने फिर राबता किया, उन्होंने कहा जनाब तुसी क्या सी तुहाडे नाल गल करनी, हुण करो कोई गल। फिर उन्होंने हबीबुर रहमान गिलानी साहब को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में लगवा दिया। अच्छा, उन्होंने क्या तुहाडा भी सरिया रवे ते साडा भी सरिया रवे। वाह वाह वाह, ऐसे ही नहीं मुल्क की जड़ें खोखली हो रही हैं। मैं अफसरां दी गल सुनाई, अगों मालियां लियां गल्लां करन लग पे। ये बहुत बहुत बड़े अफसर हैं, इन्होंने कहा हाथ में रंबे नहीं पकड़े हुए। यही जड़ें लगाने वाले और यही जड़ें निकालने वाले लोग हो। चाचा CID जी, कुछ खांदे पींदे भी हो या मुखबरियां दे सिर ते जिंदा हो? भाई जी तुसी नहांदे धोंदे भी हो कि सिर ते हैट रख के तैयार हो जाते हो? ये मुखबरियां हमारे लिए ही चाचा CID लेकर आता है। हद हो गई है यार, इन लड़कों को इतनी भी अहमियत का एहसास नहीं है। आप लोगों के लिए सारा दिन मुखबरियां इकट्ठी करता हूँ। पता है चाचा जी, बहुत शुक्रिया चाचा जी, मेहरबानी। तो मैं किसी मुखबरी की समझ तो आती कोई नहीं है, मैं शुक्रिया शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अस्बियाल जापानी में डब कैसे होगा अजीजी? अच्छा जी, सबसे पहले एक तस्हीह करनी है
कल जो हमने मोहतरम शुएब हाशमी साहब मरहूम के लिए गुफ्तगू की थी, उसमें मैंने बताया था कि उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक मरहूम के दौर में भी एक शो शुरू किया था बुलबुला के नाम से, जिसे ज़ियाउल हक साहब ने बंद कर दिया था। उस प्रोग्राम का नाम बुलबुला नहीं, मैंने गलत बोल दिया था, बलीला। अच्छा, बलीला। हाँ जी, बलीला उन्होंने नाम रखा था। अब ये पता नहीं शुएब साहब से ये इस बारे में पूछ नहीं सका मैं तो, कि ये बलीला वैसे तो एक फल को कहते हैं, जर्द या मटियाले कलर का एक फल है जो दवाई में भी इस्तेमाल होता है। तो वैसे बलीला जो है वो एक फिएट वालों की 1933 में एक बड़ी मॉडर्न सी जीप उन्होंने मार्केट में छोड़ी थी, उसका नाम भी बलीला था। किसी भी ऐसी गाड़ी को देख के अक्सर बेचता कि ये किस बलीले पर जा रहा है ये। हाँ, वो बलीला जो थी वो फिएट वालों की बड़ी मॉडर्न गाड़ी थी, जीप थी बल्कि। अच्छा, वैसे जो है बलीला नाम भी है जिसके मानी है ठंडी और मरतूब हवा। अच्छा, हाँ जी। अब ये पता नहीं शुएब साहब ने इन तीनों में से क्या चीज सोच के तो उसका नाम रखा, जाहिर है उनकी एक बड़ी सोच ही होगी। अच्छा, आज हमने गुफ्तगू करनी है एक ऐसी खबर पे जिसको पढ़ के क्या हो गया? मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। तो आप लोग भी इंशाल्लाह चूंकि पाकिस्तानी हैं आपको भी हंसना ही पड़ेगा। और वो हम हंसते ही रहते हैं। जी। और इसी हवाले से खबर है। खबर ये थी कि जापान के अंदर ये कोरोना के दौरान जो मास्क मुंह पे लगाने का रवाज चला था या SOPs में बताया गया था, तो वो मास्क, चुके वो तो कौमें ऐसी हैं कि फौरन वो शुरू हो जाती हैं, जो ऑर्डर आता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो सारी कौम मास्क लगा के और चेहरा मास्क के पीछे छुपाने की वजह से हंसना भूल गई है। खबर ये थी कि अब बाकायदा मुख्तलिफ जगहों पे ट्रेनिंग सेंटर खोले जा रहे हैं और मुख्तलिफ वर्कशॉप जो हैं उनका इनाकाद किया जा रहा है कि लोगों को हंसना बताया जाए। तो हंसी मेरी इसलिए निकल रही थी कि यही तो कोरोना जो फुल फैले असी उदों भी हंसते ही रहे, बल्कि जिसका पता चल जाता था ना कि इसको कोरोना पॉजिटिव है तो उसको भी गले मिलते थे, साथ बस इतना कह देते थे इजराइल दिया सेक्टरी या। हमने कोरोना को भी मजाक बना लिया। हाँ यार, मुझे इतनी जुगतें लगी कि भाई जी तुहाडे साइज दा मास्क मिल रहे हैं। वैसे अजीजी मिल गया था मास्क आपके फेस का? नहीं, मास्क तो नहीं, फिर मैंने तकिए का गलाफ चाड़ लिया था। आप देखे ना जी, जितनी मर्जी मुसीबत आ जाए, मैं हैरान हो रहा था इस खबर को पढ़ के और हंसी मेरी निकल रही थी कि हम अल्लाह ना करे फिर बेहिस हैं या हम तो जब कोई ये बताता है ना कि भाई जी अब हमने इतना कर्जा ले लिया है कि अब हमारा हर आने वाला बच्चा जो अभी पैदा होना है वो भी मकरूज पैदा होना है। देखो ना जरा, मैं तो यही सोच के हंसता रहता हूँ कि बच्चा पैदा हो तो दाइयों को कह रही हो काट मेरे पैसे। भाई जी हले तो मां आएंगे दुनिया ते खलोते जाओ मां जी, पुत्र मकरूज है तू। हम इसमें एंजॉय कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। और जापानी देखें कि वो कितना उन्होंने सीरियस लिया होगा ये मास्क और कोरोना की जो सिचुएशन थी कि वो हंसना भूल गए हैं। और मुझे इस बात को सोच के भी हंसी आ रही थी कि वहां पे तो ये हालत हुई होगी कि कोई लतीफ़ा सुना रहा है और लतीफ़ा ख़त्म हो गया तो आगे से बंदा कह रहा अच्छा वाकई। वो आगे से लतीफ़ा सुनाने वाला कह जी यहाँ पे हंसना है। आगे से सुनने वाला कह रहा यानी उधर क्या सिचुएशन होगी, हंसी नहीं रहा। बिल्कुल ठीक कहा अजीज जी, वो हर मामले को संजीदा लेते हैं और हमारे मामलात इतने बिगड़ चुके हैं कि हम अब किसी मामले को संजीदा लेते ही नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था कि उनको बेचारों को हंसने में मदद
देनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये सोच रहा था कि वो हस्बे हाल को जापानी में डब करके उधर शुरू कराए। हस्बे हाल जापानी में डब कैसे होगा अजीजी? तो हमें तो अगर डब ना भी कर सके तो अल्लाह के फजल से हम जो दानिश्वर बैठे हुए हैं इनको देख के उनकी हंसी निकले ही निकले। लेकिन मुझे देख के फिर संजीदा हो जाएंगे। और यार मेरा मतलब है कि तुम्हारी तरफ जो देखेगा कोई इशारा कर देना इधर चलो भाई। मुझे देख के भी लोग हंसेंगे। तुम्हें देख के पहले हैरान होंगे थोड़ी देर के लिए, जब उनको समझ आ जाएगी कि वाकई इंसान है तो उसके बाद फिर हंसी ही हंसी है। अजीजी मैं तो खुद एक इंतहाई संजीदा आदमी हूँ। जाहिर है आप तो खुद संजीदा ही हैं, मगर अपने सजे खब्बे वाले को भी तो पूछा करो ना। क्या जिया मैं तुम्हें संजीदा नहीं लगता? नहीं लगते हैं सर, लेकिन मेरे से संजीदा नहीं रहा जाता। इसको तुम्हारे साथ बैठाते ही इसलिए कि इसकी हंसी निकली जाए। और आप देखिए कि वो जापान वाले जो है ना जी, उन्होंने वो जब वर्कशॉप होती है तो अपने क्लाइंट्स को वो शीशे भी साथ देते हैं। अच्छा। और उसको शीशे के अंदर, मिरर के अंदर देख के तो वो फिर शुरू होते हैं। क्या क्या वो हो रहा होगा उधर यार। आप देखें कि बखुदा ये जो होशमंद कौमें हैं, जो एहसास करने वाली हैं, जो हर चीज को संजीदगी से लेती हैं, मैं ये सोच रहा था कि उनका क्या हाल हुआ है। हमें तो अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि हम इस हवाले से तो शुक्र ही करना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। कि हमें कोई इतनी मुसीबत नहीं पड़ी, बल्कि आपने देखा है वहाँ उस वक्त वो ये बताया भी जाता था कि पूरी दुनिया में अल्लाह के फजल से सबसे जल्दी कोरोना पे काबू पाने वाले हम लोग ही थे। हाँ जी, बिल्कुल हम थे। उसमें यही था ना कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उस पे असर छेती की त्यां हुंदा ही नहीं। अजीजी एक ये भी बात थी कि यहाँ पर नौजवान ज्यादा थे पाकिस्तान में, जरा उनको असर कम हुआ है। ये भी है ना कि हम लोग इधर ही पहले ही ना कोई चीज खालस है, ना कोई खुशी इतनी है, सफाई है। हाँ वो गम बर्दाश्त कर करके, टेंशन्स बर्दाश्त कर करके, तो पोल्यूशन इतनी है, पोल्यूशन बर्दाश्त कर करके, गंद बर्दाश्त कर करके, मिलावट बर्दाश्त करके खुराक में, तो वो हमारे एंटीबॉडीज पहले ही बहुत ज्यादा बेहतरीन होते हैं। अच्छा अजीजी, इटली के अंदर ऐसा है कि वहाँ पे कोविड से पहले तक की जो सूरत हाल है, वहाँ पे अस्पताल खाली होते थे। जैसे हमारे यहाँ अस्पतालों में लाइन लगी रहती है, इमरजेंसीज में लाइन लगी रहती है, वहाँ पे क्या आ जाता है कि डॉक्टर्स फारिग बैठे रहते थे। लेकिन कोविड जब आया तो वहाँ पे उनको इसलिए भी ज़्यादा असर हुआ क्योंकि उनके यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम बड़ा बेहतरीन है, इसीलिए वो उनको ज़्यादा असर भी हुआ। हाँ जी, हाँ जी। और अल्लाह करे जापान में भी खुशियाँ वापस लौटें। खुशियाँ तो हैं, उनको खुशियों को एंजॉय करना वापस उनका हो जाए। वो उनकी एंजॉयमेंट जो है वो कहते हैं जी कि हंसते ही नहीं है आप। या शायद कोरोना की वजह से नाक उनके ज्यादा खिंचे गए हैं। अजीजी गुदगुदी से भी नहीं हंसते यार। गुदगुदी कोई वेला बंदा होएगा तो कटेगा ना गुदगुदी। उधर सारे काम कर रहे होते हैं। साढ़े घर वेले नहीं कि बच्चे ने लम्या पा गए उन्होंने आधा घंटा चुक 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 नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि जिस बच्चे को अदब ना सिखाया जाए, बड़े होकर उससे भलाई की उम्मीद ना रखी जाए। वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।